प्रश्न, विकास और आधुनिकीकरण के प्रमुख सिद्धांत क्या है? उत्तर, विकास के सिद्धांत। विकास सिद्धांत सिद्धांतों के उस समुच्चय को कहते हैं जो इस बात की व्याख्या करते हैं कि समाज में वांछनीय परिवर्तन किस प्रकार से सबसे प्रभावी ढंग से किए जा सकते हैं। इस तरह के सिद्धांत विभिन्न सामाजिक विज्ञानों और दृष्टिकोणों पर आधारित है। प्रमुख सिद्धांत, आधुनिकीकरण सिद्धांत, सामाजिक एवं नृत्य आधुनिकीकरण सिद्धांत, विकास के रैखिक चरण का मॉडल, संरचनावाद, निर्भरता सिद्धांत, मूलभूत आवश्यकताएं, नवक्लासिक सिद्धांत, संरचनात्मक समायोजन, हाल में प्रतिपादित सिद्धांत, उत्तर विकास सिद्धांत, टिकाऊ विकास, आधुनिकीकरण सिद्धांत। आधुनिकीकरण सिद्धांत का उपयोग उन प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है जिनसे होकर समाजों में आधुनिकीकरण होता है। यह सिद्धांत देखता है कि देशों के कौन से पहलू लाभकर है और कौन से आर्थिक विकास के लिए बाधक। इससे उन विशेष पहलुओं को ध्यान में रखकर की गई विकास सहायता पारंपरिक या पिछड़े समाजों को आधुनिकता की ओर ले जा सकती है। आधुनिकीकरण सिद्धांत में विभिन्न अनुसंधान विषयों के वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है। विकास और आधुनिकीकरण के प्रमुख सिद्धांत। पॉल रोसेनस्टीन रोडन 1943 ने बिग पुश का सिद्धांत दिया। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के पक्ष में तर्क दिया और कृषि क्षेत्र से दूर जाने की वकालत की। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र का समर्थन किया क्योंकि यह विकास की एक स्वस्थायी गति की स्थापना के लिए पूंजी के अधिक से अधिक स्तर उत्पन्न करेगा। रग्नार नर्कसे 1953 ने इस धारणा को प्रस्तुत किया जिसे ट्रिकल डाउन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि गरीब बचत नहीं करते हैं और इसलिए पूंजी उत्पन्न करने के लिए उद्योगों में निवेश की आवश्यकता होती है। अमीरों को आगे बढ़ने, बचाने और निवेश करने की जरूरत है और पूंजी का फल अंततः गरीब वर्गों को भी मिल जाएगा। साइमन कुजनेट्स 1955 ने तर्क दिया कि पूंजीवादी विकास वास्तव में अल्पावधि में आर्थिक असमानता को जन्म देगा, लेकिन यह अंततः एक अधिक न्यायसंगत और समृद्ध समाज की ओर ले जाएगा। भारतीय संदर्भ में वीएम दांडेकर और एन रथ 1971 ने तर्क दिया कि विकास की उच्च दर सबसे गरीब 10% को छोड़कर सभी सामाजिक समूहों के लिए विकास की निम्न दर से बेहतर थी। इस प्रकार उन्होंने ट्रिकल डाउन प्रभाव की प्रभावशीलता को चुनौती दी और मूलभूत आवश्यकताओं की रणनीति के लिए तर्क दिया। उन्होंने तर्क दिया कि गरीबों के दृष्टिकोण से विकास का उचित वितरण सामान्य विकास की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। डब्ल्यू आर्थर लुईस 1954 ने अपने तर्क की शुरुआत दो क्षेत्रों के मॉडल पूंजीवादी क्षेत्र और निर्वाह क्षेत्र को देखकर की। जबकि पूंजीवादी क्षेत्र में पुनरुत्पादित पूंजी है और यह अधिक उत्पादक है, निर्वाह क्षेत्र में उत्पादकता का निम्न स्तर है। बचत की कम दर के साथ निर्वाह क्षेत्र में पूंजी के संचय की कमी होती है जिसे पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए लुईस ने विकास के लिए पूंजीवादी क्षेत्र पर बल देने का तर्क दिया। डब्ल्यू रोस्टो 1960 ने अपने आर्थिक विकास के चरण प्रस्तुत करके विकास के समाजवादी मॉडल को एक वैचारिक चुनौती प्रदान की। रोस्टो ने विकास की प्रक्रिया को 5 चरणों में विभाजित किया। 1. पारंपरिक सामंजस्य। 2. टेक ऑफ के लिए पूर्व शर्त की स्थापना। 3. टेक ऑफ चरण। 4. परिपक्वता के लिए ड्राइव और 5. उच्च जन उपभोग का युग। दूसरे चरण के लिए उन्होंने विशिष्ट विकास क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया जो आर्थिक विकास के लिए इंजन के रूप में कार्य करेंगे और ऐसे राजनीतिक, सामाजिक और संस्थागत ढांचे स्थापना की ओर अग्रसर होंगे जो आधुनिक क्षेत्र में क्षमता का उपयोग करेंगे। विकास और आधुनिकीकरण के सिद्धांतों के बारे में अधिक जानकारी के लिए सी जॉन मार्टिनसन 1997 समाज, राज्य और बाजार विकास के प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों के लिए एक गाइड, लंदन जेड बुक्स लिमिटेड, अध्याय 5 और एल्विन वाइसो 1990 सामाजिक परिवर्तन विकास CSH प्रकाशन। आधुनिकीकरण, निर्भरता और विश्व प्रणाली सिद्धांत, न्यूबरी पार्क, पॉल बरन 1966 ने अधिशेष के मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रयोग किया और पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं की आंतरिक स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की। बारा ने 4 वर्गों की पहचान की जिनके संकीर्ण स्वार्थ थे और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन 4 वर्गों सामंती अभिजात वर्ग, साहूकारों, व्यापारियों और विदेशी पूंजीपतियों ने अधिशेष को विनियोजित किया। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक राज्य हस्तक्षेप करना आवश्यक था। बारान के विचारों ने बाद के निर्भरता सिद्धांतकारों जैसे A.G. फेंक, समीर अमीन और अर्धिरी इमैनुएल को तीसरी दुनिया का परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए प्रभावित किया। आंद्रे गुंडर फ्रैंक 1967 ने अल्पविकास के विकास का विचार प्रदान किया। फ्रैंक के अनुसार अनुभव में अंतर के कारण तीसरी दुनिया कभी भी पश्चिम द्वारा अपनाए गए मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकी। पश्चिम ने उपनिवेशवाद का अनुभव नहीं किया जबकि तीसरी दुनिया के अधिकांश देश पश्चिम के पूर्व उपनिवेश है। इस प्रकार फ्रैंक ने आधुनिकीकरण स्कूल की आंतरिक व्याख्या को खारिज कर दिया और बाहरी स्पष्टीकरण पर बल दिया। सरल शब्दों में, तीसरी दुनिया का पिछड़ापन सामंतवाद या अभिजात वर्ग के कारण नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक अनुभव और विदेशी प्रभुत्व का परिणाम था। A.G. फ्रैंक ने तीसरी दुनिया के अविकसितता को समझाने के लिए महानगर उपग्रह मॉडल तैयार किया।
उपनिवेशवाद ने महानगरों या उपनिवेशवादियों और उपग्रहों या उपनिवेशों के बीच इस तरह से एक कड़ी बनाई कि व्यापार के असमान संबंध के लिए उपग्रह को खराब छोड़कर मेट्रोपोल द्वारा सभी अधिशेष को विनियोजित किया गया था। स्थानीय बुर्जुआ वर्ग ने भी इस अविकसितता में योगदान दिया, उपग्रह के बाहर अधिशेष को हटाकर आंतरिक रूप से निवेश और विकास के लिए इसका उपयोग नहीं किया और अंतर्राष्ट्रीय असमानता को बनाए रखा। इस प्रकार जो हुआ वह विश्व बाजार के साथ लिंक के कारण अविकसितता का विकास था। इस दुष्चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका विश्व बाजार से अलग होना था। समीर अमीन 1976 ने केंद्र और परिधि की अवधारणा प्रदान की। फ्रैंक के विपरीत, जो व्यापार और विनिमय संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता था, अमीन उत्पादन की स्थितियों और संबंधों से अधिक चिंतित था। अमीन ने दो आदर्श प्रकार के सामाजिक मॉडल प्रदान किए, स्वकेंद्रित अर्थव्यवस्था और परिधीय अर्थव्यवस्था। निरंकुश अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है, लेकिन आत्मनिर्भरता की कमी है। यह व्यापक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करता है। दूसरी ओर, परिधीय अर्थव्यवस्था में एक अविकसित निर्यात क्षेत्र है, जो विलासिता के लिए माल का उत्पादन करता है। पूंजीवाद को पूंजी के संचालन में देखा जा सकता है, लेकिन उत्पादन के तरीके पूर्व पूंजीवादी रहते हैं। इसलिए केंद्र उच्च लाभ अर्जित करने वाले परिधि से संसाधन और सस्ते श्रम निकालने में सक्षम है। निर्भरता का यह संबंध असमान विनिमय पर आधारित है और यह असममित संबंध निर्भरता की निरंतरता की ओर ले जाता है। डॉस सैंटोस 1971 ने निर्भरता के 3 ऐतिहासिक रूपों पर चर्चा की। 1. औपनिवेशिक निर्भरता, 2. वित्तीय औद्योगिक निर्भरता और 3. तकनीकी औद्योगिक निर्भरता। सैंटोस अविकसित देशों के औद्योगिक विकास पर कुछ सीमाओं की पहचान करता है। अविकसित देशों को राजनीतिक निर्भरता के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भर रहना पड़ता है। वे एक एकाधिकार बाजार में है जहां कच्चे माल सस्ते हैं और औद्योगिक उत्पाद अधिक है। इसलिए आश्रित देश को छोड़ने वाली पूंजी की मात्रा प्रवेश करने वाली राशि से कहीं अधिक है। साथ ही प्रौद्योगिकी पर शाही केंद्रों का एकाधिकार संबंध को और भी विषम बना देता है। पूंजी गहन प्रौद्योगिकी की उपस्थिति के साथ सस्ते श्रम के संदर्भ में घरेलू मजदूरी के स्तर में अंतर होता है। इस प्रकार शोषण की उच्च दर या श्रम शक्ति का अतिशोषण है। इस प्रकार विदेशी पूंजी, विदेशी वित्त और विदेशी प्रौद्योगिकी पर एकाधिकार नियंत्रण अविकसित देशों में आर्थिक पिछड़ेपन और आंतरिक सामाजिक हाशिए की ओर ले जाता है। अन्य विद्वानों जैसे अर्धिरी इमैनुएल 1972 और जेफीके 1975 ने भी परिधीय अर्थव्यवस्थाओं के असमान आदान प्रदान और शोषण को देखकर कुछ इसी तरह की सैद्धांतिक समझ प्रदान की। एफ.एच. कार्दोसो 1974 ने निर्भरता में विकास के विचार को प्रस्तुत किया और परिधीय देशों को आश्रित अर्थव्यवस्थाओं के एकल समूह के रूप में मानने की प्रवृत्ति को खारिज कर दिया। उन्होंने आंतरिक स्थितियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और तर्क दिया कि बाहरी कारकों के अलग अलग परिणाम होंगे जो असमान आंतरिक मार्टिनसन 1997 के आधार पर होंगे। इस प्रकार के निदान के कारण कार्डोसो सभी परिधीय देशों के लिए रणनीतियों के सामान्य समूह की सिफारिश करने के खिलाफ भी था। सामान्य तौर पर तीसरी दुनिया का परिप्रेक्ष्य तुलनात्मक राजनीति के यूरो केंद्रवाद पूर्वाग्रह को समाप्त करने का प्रयास करता है। यह भव्य आख्यानों की सीमाओं पर प्रकाश डालता है और दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। उपनिवेशवाद का प्रभाव और गैर पश्चिम की सांस्कृतिक विशिष्टता। यह ऐसी चुनौती के माध्यम से है कि अनुशासन अपने यूरो केंद्रवाद के बुलबुले से आगे बढ़ने में सक्षम है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.